नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ मिथिलेश चैनल में मैं मिथिलेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में सेल का अध्ययन किया और इस वीडियो में भी हम लोग सेल के अंतर्गत ही चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग गुणसूत्र, आरएनए और सेल डिवीज़न का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 यानी बहुत सारी चीज़ें देखा और इस वीडियो में भी हम आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से। यही क्वेश्चन था, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। तो बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसका आंसर होगा सी। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं गुणसूत्र पर। आज हम लोग गुणसूत्र पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में क्रोमोजोम कहा जाता है। तो गुणसूत्र का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। मानव में यह 23 जोड़ा यानी 46 पाया जाता है। गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में 46 होती है। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं एवं इसके मध्य भाग को सेंटोमर कहते हैं। गुणसूत्र में हमें ध्यान रखना है कि मानव में यह 23 जोड़ा अर्थात 46 को पाया जाता है। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी हिस्से को सैटेलाइट कहा जाता है और मध्य भाग को सेंटोमर कहते हैं। इसके निचले भाग को टेलोमर कहा जाता है और इसके बीच में धसे भाग के समान संरचना पाई जाती है, जिसे आरण कहते हैं। यानी गुणसूत्र के बीच में एक धागे के समान संरचना पाई जाती है, जिसे आरण कहते हैं। तो गुणसूत्र से संबंधित इतनी चीज़ों को हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रोमोजोम के केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, यानी क्रोमोजोम जो होते हैं वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है और जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। अतः जीन ही अनुवांशिकता का आधार है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुवांशिकता का आधार कौन है, तो अनुवांशिकता का आधार जीन ही होता है। जीन पर ही माता पिता के गुण निर्भर करते हैं, यानी माता पिता का जो गुण आता है बच्चों में वो जीन के द्वारा ही आता है। आगे की श्रृंखला में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ जीवों के क्रोमोजोम, यानी कौन से जीव में कितने क्रोमोजोम होते हैं। यहाँ पे कुछ पौधों का भी विवरण जिक्र किया गया है और कुछ जानवरों का भी जिक्र किया गया है। तो इन सब के क्रोमोजोम को हम लोग देखते हैं। जीवाणु में 1 क्रोमोजोम होता है। मटर में 14 क्रोमोजोम होता है। प्याज में 16 क्रोमोजोम होता है। मक्का में 20 क्रोमोजोम होता है। टमाटर में 24 क्रोमोजोम होता है। मेढक में 26 क्रोमोसोम होता है। नींबू में 38, छोटे नींबू में 18 और बड़े नींबू में 36। छोटे नींबू में 18 और बड़े नींबू में 36 क्रोमोजोम होते हैं। मानव में तो हम लोग देखे हैं 46 यानी 23 जोड़ा। आलू में 48, 24 जोड़ा। चिंपैंजी में भी 48 होता है। आगे देखते हैं तंबाकू में भी 48 होता है। और टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक यानी 1600 क्रोमोजोम होते हैं। तो हमने देखा कि किसमें कितने क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है। अब हम लोग देखते हैं केंद्रक अम्ल किसे कहते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड। केंद्रक अम्ल 2 प्रकार का होता है, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। एक बात नोट कीजिएगा कि ये जो क्रोमोजोम की संख्या है, ये भी विभिन्न परीक्षाओं में बायोलॉजी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा कि किस जीव में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं। अब हम लोग डीएनए और आरएनए को देखते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यानी जो डीएनए होता है यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इन तीनों में पाया जाता है। केंद्रक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, इसकी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यानी डीएनए की श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। यह है डीएनए और यह है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसमें 2 भाग होते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक है शुगर और एक है नाइट्रोजन बेस। शुगर को भी 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, राइबोस और डायऑक्सी राइबोस। और नाइट्रोजन बेस को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्यूरिन और पाइरेडिनिन। प्यूरिन को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एडिनिन और गुआनिन। और पाइरेडेमिन को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, साइटोकाइनिन और थाइमिन। तो आइए बारी बारी से इन सभी की हम चर्चा करते हैं।
डीएनए के एक टर्म यानी फेरा की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होता है। डीएनए के एक टर्म यानी एक फेरे की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होता है। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी डीएनए के एक टर्म में यानी एक फेरे में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होती है। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है, जिसकी खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है डीएनए की संरचना से संबंधित प्रश्न कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। तो डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है और इसकी खोज भी पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए की खोज किसने की, तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। तो ये बहुत ही हमारे एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई है, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। थाइमीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनाइन तथा थाइमीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जेन्यून तथा काइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इन दोनों पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना है कि एडेनाइन तथा थाइमीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जेनाइन और काइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसको समझाया गया है। ए में डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये ट्रिक है इसका। एडेनाइन तथा थाइमीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनाइन तथा थाइमीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जेन्यून तथा काइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इन दोनों पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना है कि एडेनाइन तथा थाइमीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जेनाइन और काइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसको समझाया गया है। ए में डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये ट्रिक है इसका। आगे देखते हैं। अब हम लोग आरएनए को देखते हैं। राइबोस न्यूक्लिक एसिड, पहला नंबर तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड आरएनए। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड की होती है। इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनाइन, जेनाइन और काइटोसिन होता है, किंतु थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यह 3 प्रकार का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन संश्लेषण में कौन सहायक होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए सहायक होता है। अब आरएनए को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होता है mRNA, एक होता है tRNA और एक होता है rRNA। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि mRNA क्या है, tRNA क्या है और rRNA क्या है। मैसेंजर rRNA, इसको बोलते हैं mRNA। जो मैसेंजर rRNA होता है उसी को शॉर्ट फॉर्म में mRNA कहते हैं। एमिनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। इसका यही काम है कि एमिनो एसिड यह आवश्यक की पहचान करता है और उन्हें क्रम में सजाता है। ट्रांसफर आरएनए, जिसे टीआरएनए कहते हैं, यह एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक ले जाता है। इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो ट्रांसफर आरएनए है टीआरएनए, इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है। यह एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक ले जाता है। अब हम लोग देखते हैं राइबोसोम आरएनए, जिसे आरआरएनए कहते हैं। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। तो प्रोटीन का निर्माण आरआरएनए अर्थात राइबोसोम आरएनए करता है। आगे हम लोग देखते हैं डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यानी डीएनए से जो आरएनए बनने की प्रक्रिया होती है इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यानी आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है और डीएनए से डीएनए बना लेना रेप्लिकेशन कहलाता है, रिप्लिकेशन। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, तो ट्रांसलेशन कहलाता है, यानी संश्लेषण। इस चीज़ को इस माध्यम से समझाया गया फिगर के माध्यम से। अब हम लोग देखते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सेल डिवीजन क्या है। एक कोशिका का टूटकर 2 या अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन का डिफिनेशन है कि एक कोशिका अगर टूट करके 2 कोशिकाओं का निर्माण कर रही है
तो इसे ही हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद नई बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। अर्थात जिस कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है तो उस विभाजन जिससे होता है उसको मदर सेल कहते हैं, और जिससे नई कोशिका यानी जो नई कोशिका बनता है उसे डॉटर सेल कहते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है और पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट्स द्वारा होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। एक होता है असूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। ये ध्यान में हमें रखना है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो आइए बारी बारी से इनको हम देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं असूत्री विभाजन को, जिसे एमिटोसिस बोला जाता है इंग्लिश में। तो असूत्री विभाजन, यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। यह किस में होता है? जीवाणु में, विषाणु में, सूक्ष्मजीव में तथा प्रोकैरियोटिक में। इस विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। यह आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है और 2 भागों में बढ़ जाता है। इसी तरीके से इसका विभाजन हो जाता है। अब समसूत्री विभाजन को हम लोग देखते हैं कि समसूत्री विभाजन क्या है। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं यानी सोमैटिक सेल में होता है। जनन कोशिका ओवम स्पर्म को छोड़कर पूरा शरीर काटी कोशिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। अर्थात इसमें एक मदर सेल 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है समसूत्री विभाजन में। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या समान में रहते हैं तथा इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाओं को भी हम देखते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। एक होता है इंटरफेज, यह सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। प्रोफेज, इसमें स्प्लिंडर फाइबर या अर्थात तुर्क धागा का निर्माण होता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। तीसरा मेटाफेज, इसमें स्पाइंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन के सुविधा के अनुसार यह महत्वपूर्ण अवस्था है। चौथा अनाफेज, यह सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। 5वां विभाजन जो होता है इसको टेलोफेज बोलते हैं। यह सबसे अंतिम अवस्था है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जाता है। आगे रिमार्क किया हुआ है इसमें, इसको भी हमें ध्यान देना है कि कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि कोशिका में जो भी टूट फूट होता है उसकी भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, यानी जिसमें 2 डॉटर सेल का उत्पत्ति होता है। छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि छिपकली या चूहा का पूंछ कट जाता है तो फिर से नई पूंछ आ जाती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छिपकली तथा चूहा का पूंछ कटने पर किस विधि द्वारा ये फिर से नई पूंछ निकल जाती है। तो हमें कहना है कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा उसमें नई पूंछ का पुनर्निर्माण हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है, यानी स्पर्म एंड ओवम में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है, इसीलिए इसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें एकमात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है, अर्थात इसमें 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इनका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। यानी इसमें ध्यान रखना है कि यह विभाजन केवल जनन कोशिका यानी स्पर्म एंड ओवम में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें एकमात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इनका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। तो ये चीज़ें अर्धसूत्री विभाजन में हमें ध्यान में रखना है। आइए, इनका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन में जो प्रोफेज अवस्था होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसमें समझाया गया है कि मेल में देखिए ऑटोसम और ऑलोसम, 44 ऑटोसम और 2 XY ऑलोसम। फीमेल में 24 ऑटोसम और 2 ऑलोसम होता है। इसमें XY होता है और इसमें XX होता है।
ए मिल करके 22 इसमें भी है, 22 इसमें भी है, और इसमें 1 और 1 है, तो ये पूरे मिल करके 26 हो गए। यानी इसी से बच्चे का एक क्या होता है, जन्म होता है। अब हम लोग सिंड्रोम को देखते हैं कि सिंड्रोम क्या है। सिंड्रोम को हम लोग देखते हैं कि सिंड्रोम क्या होता है। तो क्रोमोजोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं, यानी क्रोमोजोम में जो भी अनियमितताएं होती हैं उन्हें ही सिंड्रोम कहा जाता है। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। सिंड्रोम भी कई तरह के होते हैं। टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोजोम की संख्या 45 हो जाती है, यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उनमें बांझपन देखा जाता है। देखिए, बांझपन की जो समस्या होती है या जिन स्त्रियों का शरीर पूर्ण विकसित नहीं हो पाता है, कि टर्नर सिंड्रोम के कारण होता है, जो कि क्रोमोजोम में गड़बड़ी के चलते होता है। दूसरा देखते हैं हम लोग क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोजोम की संख्या 47 होती है, यह केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। इससे पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, यानी नपुंसकता जो होती है वो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के कारण होता है। और इसमें क्रोमोजोम की संख्या 47 हो जाती है, यानी होना कितना चाहिए, होना चाहिए 46, लेकिन हो जा रहा है 47, और ये केवल पुरुषों में होता है। अब आता है डाउन सिंड्रोम, ये भी इम्पोर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोजोम की संख्या 47 होती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों को हो सकता है। इसमें शरीर बेडौल हो जाता है, जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है, मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलियाइड कहते हैं, यानी मंगोलियाइड का लक्षण आ जाता है डाउन सिंड्रोम के वजह से। इसमें क्रोमोजोम की संख्या 47 हो जाती है, और ये दोनों में हो सकता है, मेल फीमेल किसी में भी हो सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं पटाऊ सिंड्रोम। इसमें क्रोमोजोम की संख्या 47 हो जाते हैं, यह मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है और उसके ऊपर का होठ कटा होता है। अर्थात इसमें थोड़ा सा लक्षण अलग है डाउन सिंड्रोम से, पटाऊ सिंड्रोम में, कि इसमें होता है कि जीभ और होठ मोटा हो जाता है, और इसमें ऊपर का होठ कटा होता है। नोट वाली बात इसमें क्या है कि वायरस विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, यानी जो वायरस होता है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, कोशिका सिद्धांत का पालन जीवाणु करता है। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यानी आज हमने देखा क्रोमोजोम, और फिर हमने देखा आरएनए, और फिर हमने देखा कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उत्तक अर्थात टिश्यू का अध्ययन करेंगे, और आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।